तो सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बना था। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरे रीजन के देशों को आर्थिक तरक्की, शांति और दुनिया के मंच पर एक मजबूत आवाज देने का वादा करता था। पर सवाल यह है कि क्या ये वादा पूरा हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद ही दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना हो, ये एक बहुत बड़ा एक महान लक्ष्य है ना। तो सार्क का जन्म इसी एम्बिशियस सपने के साथ हुआ था, जिसने एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की उम्मीद जगाई थी। लेकिन अगर इरादे इतने नेक थे तो कहानी में ये मोड़ कहां से आ गया? एक दशक से भी ज्यादा हो गया और कोई समिट नहीं हुई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो आखिर इस ग्रैंड विजन के थम जाने के पीछे की असली वजह है क्या? चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और उस पल को फिर से देखते हैं जब सार्क का जन्म हुआ था। वो उम्मीदों और संभावनाओं से भरा एक बहुत ही एक्साइटिंग समय था। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। तो बात है 1985 की, जब 7 दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर इतिहास रचा। उन्होंने ढाका में सार्क की स्थापना की, जो रीजनल कोऑपरेशन का एक बड़ा सिंबल था। फिर 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और ये परिवार और बड़ा हो गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये परिवार एकजुट रह पाया है? अब इस रीजन की विशालता को समझने के लिए कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर्स सार्क की असली क्षमता का एहसास कराते हैं। दुनिया का हर 5वां इंसान सार्क देश में रहता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी ह्यूमन पोटेंशियल है, एक ऐसी ताकत जो सच में दुनिया को बदल सकती है। पर क्या ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रही है? और ये सिर्फ आबादी की बात नहीं है। सार्क क्षेत्र ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो खरबों डॉलर का योगदान देता है। इसमें एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की पूरी क्षमता है। तो फिर इसे रोक क्या रहा है? सार्क के जो उद्देश्य थे वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे। ये एक बेहतर भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप थे। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और सबसे जरूरी आपसी विश्वास। ये एक यूनिफाइड साउथ एशिया का सपना था। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच अक्सर एक गहरी खाई होती है, और सार्क के मामले में तो ये खाई बहुत चौड़ी नजर आती है। चलिए अब उस कठोर सच्चाई का सामना करते हैं जो इन शानदार उद्देश्यों के पीछे छिपी है। साल था 2014। ये वो आखिरी साल था जब सार्क के नेता एक साथ एक टेबल पर बैठे थे। उसके बाद से सिर्फ खामोशी है। 2016 में इस्लामाबाद में एक समिट की प्लान तो थी, लेकिन उरी हमले के बाद भारत के बॉयकॉट के चलते उसे कैंसिल कर दिया गया। ये पॉलिटिकल डेडलॉक का एक बहुत साफ और दुखद संकेत है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि सार्क आर्थिक रूप से कितना पीछे रह गया है। एक तरफ आसियान और यूरोपियन यूनियन जैसे रीजनल ब्लॉक्स हैं जो आपस में जम के ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सार्क सिर्फ 5%। मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे गंवाया जा रहा है। तो इस ठहराव के पीछे की असली वजहें क्या हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है या मामला कुछ और ज्यादा गहरा और कॉम्प्लिकेटेड है? चलिए उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने सार्क को जैसे जंजीरों में जकड़ रखा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है वो सार्क के दिल में एक कांटे की तरह चुभती है। ये एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता और हमेशा प्रोग्रेस के रास्ते में आ जाता है। पर सिर्फ यही एक चैलेंज नहीं है। चीन का बढ़ता प्रभाव, सदस्य देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भारत के विशाल आकार को लेकर दूसरे मेंबर्स की चिंताएं, ये सब मिलकर भी इस संगठन को कमजोर कर रहे हैं। और फिर आता है यूनानिमिटी रूल, यानी सर्वसम्मति का नियम। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि भाई सब लोग मिलकर ही कोई फैसला लेंगे, लेकिन हकीकत में यही नियम सार्क के लिए एक तरह से अभिशाप बन गया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक देश ने भी ना कह दिया तो बस बात खत्म, पूरा संगठन हॉस्टेज बन जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रैक्टिकली डेडलॉक के लिए ही बना है। तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद क्या सार्क को पूरी तरह से भुला देना चाहिए? क्या ये अब रेलेवेंट नहीं रहा? वेल, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हाँ, सार्क आज भी महत्वपूर्ण है, और आइए जानते हैं क्यों। देखिए, क्लाइमेट चेंज, गरीबी, आतंकवाद, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कोई भी देश अकेले सामना नहीं कर सकता। सार्क इन मुद्दों पर एक साथ आने के लिए एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म देता है, और कुछ सफलताएं मिली भी हैं, जैसे दिल्ली में सार्क यूनिवर्सिटी और सार्क डेवलपमेंट फंड।
ये दिखाता है कि कोऑपरेशन मुमकिन है। भारत के लिए सार्क सिर्फ एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। साथ ही ये रीजनल लीडरशिप दिखाने और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने का एक मौका भी है। तो भविष्य क्या है? क्या सार्क इस डेडलॉक से बाहर निकल सकता है? क्या रीजनल कोऑपरेशन की भावना को फिर से जगाया जा सकता है? आइए उन स्ट्रैटेजीज पर एक नज़र डालें जो इस संगठन को एक नई दिशा दे सकती हैं। एक रास्ता है सब रीजनलिज्म को बढ़ावा देना, जैसे BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच सहयोग। ऐसे छोटे ग्रुप्स ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हेल्थ और डिजास्टर रिलीफ जैसे कम कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर फोकस किया जाए। ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो सार्क में नई जान डाल सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सार्क को किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ने की जरूरत है। ये एक बहुत ही सटीक बात है। सार्क के पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए पॉलिटिकल विल और मैच्योरिटी की जरूरत है। सिर्फ लगातार बातचीत और डिप्लोमैटिक एनर्जी ही इसे फिर से जिंदा कर सकती है। सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया इस चुनौती के लिए तैयार है?